प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर की थर्ड यूनिट का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हरियाणा में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, प्रगति तथा महत्व। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों तथा उत्तरदायी परिस्थितियों को समझने के लिए सबसे पहले बच्चों समझना ये आवश्यक है कि असहयोग आंदोलन, आपको पता है, 1922 में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक दुखद घटना घट गई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम 1922 के समय को ध्यान में रखें तो इस समय देश की आज़ादी का जो आंदोलन है वो कमज़ोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये बात समझने की है। कई परिस्थितियां ऐसी पैदा हो रही हैं जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। इस समय कांग्रेस में परिषदों में प्रवेश के मामले को लेकर के आपस में मतभेद हो जाता है और CR दास और अन्य कई नेताओं ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली थी। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था एक बार, हालांकि वो बाद में जेल से छूट गए थे, लेकिन सक्रिय राजनीति से वो दूर रहे। इस समय अगर हम देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का अवलोकन करें तो हम देख रहे हैं कि इस समय भारत के अंदर युवा वर्ग में बड़ी चेतना पैदा हो रही है। क्रांतिकारी विचारधारा तीव्र गति से हिंदुस्तान में बढ़ रही है। क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत तेजी आ चुकी है, जो किसी भी तरीके से शोषण से मुक्ति चाहते हैं, अन्याय के खिलाफ है। इस अवस्था को समझना जरूरी है जो भारत में उभर रही है। इसी समय कम्युनिस्ट आंदोलन भी बढ़ रहा है। एक तरफ असहयोग आंदोलन को वापिस लेने के कारण भारत के नेताओं में और युवा वर्ग में निराशा है, वहीं दूसरी ओर वह निराश होकर के घर नहीं बैठे, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि इस समय युवा वर्ग का अहिंसात्मक तरीकों से विश्वास उठ गया था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो क्रांति के तरीकों से, उग्र तरीके से, किसी भी तरीके से शोषण से मुक्ति चाहते थे। एक ऐसा वातावरण देश में है। तो 1922 के बाद लगातार ऐसी परिस्थितियां आंतरिक रूप से भी पैदा हो रही थी और ब्रिटिश सरकार की तरफ से भी कुछ निर्णय ऐसे लिए गए जो 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। भारत की आज़ादी के लिए गांधी द्वारा आरंभ किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा बड़ा आंदोलन था, जिसका भारतीय इतिहास में एक विशेष महत्व है। यह आंदोलन गांधी को क्यों आरंभ करना पड़ा, इस बात को समझने के लिए पूरी परिस्थिति को समझना आवश्यक है। 1922 से 1930 के मध्य भारत में इस प्रकार की परिस्थितियां हुई कि गांधी को फिर एक आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। किस प्रकार से, कौन सी परिस्थितियां थी, कौन से कारण उत्तरदायी थे, उनका वर्णन हम विस्तार से करेंगे, जिसमें पहला कारण है साइमन कमीशन। देखिए, इंग्लैंड की सरकार ने 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया था। मैं यहां आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इससे पहले कि इस हेडलाइन को हम आगे बढ़ाएं। भारत के अंदर जिस प्रकार की भी परिस्थितियां होंगी और ब्रिटिश सरकार की तरफ से जिस प्रकार के भी निर्णय लिए जाएंगे, हरियाणा उससे अछूता नहीं रह सकता। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो हरियाणा में जो कारण है वो अलग से कोई कारण नहीं है। जो कारण राष्ट्रीय स्तर पर पैदा हो रहे हैं, उन कारणों का प्रभाव ही हरियाणा में पहुंच रहा है, जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन यहां प्रगति करता है। और साइमन कमीशन एक मुख्य कारण है। आपको पता है कि 1919 के अधिनियम की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 8 नवंबर 1927 को
इंग्लैंड की सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया था और इस कमीशन का अध्यक्ष जॉन साइमन था, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। मैंने अभी बताया कि 1919 के अधिनियम की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए आयोग नियुक्त किया गया था। हुआ ये था, नियम के अनुसार 10 वर्ष के पश्चात समीक्षा की जानी थी, लेकिन 10 वर्ष अभी हुए नहीं थे और इंग्लैंड की जो अनुदारवादी सरकार थी, जिसको लग रहा था कि अगले आम चुनाव में उदारवादी चुनाव जीत सकते हैं, इस कार्य को उदारवादी दल पर वह नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए समय से पहले ही उन्होंने 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन गठित कर दिया, जिसके सभी सदस्य श्वेत थे, किसी भी भारतीय को इसमें स्थान नहीं दिया गया। इसलिए सभी दलों ने इसका विरोध किया। जहां पर भी साइमन कमीशन गया, साइमन वापिस जाओ के नारे लगाए गए। मद्रास में बहिष्कार किया गया। हरियाणा के झज्जर जिले में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। रोहतक की अनाज मंडी में भी एक विशाल जुलूस ने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन के विरोध में भाषण दिए गए। इस प्रकार से भारत के साथ साथ पूरे हरियाणा में एक आंदोलन का वातावरण तैयार हो रहा है, एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। एक ऐसे समय में जब शोषण भी चल रहा था, उसके ऊपर एक ऐसा कानून आता है जो समीक्षा कर रहा है भारत की, और उसमें कोई भारतीय नहीं है, जिसके कारण जनता भड़क जाती है, हरियाणा प्रभावित हो जाता है। तो ये एक कारण बनता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। दूसरा कारण है लाला लाजपत राय की मृत्यु। देखिए, साइमन कमीशन 30 अक्टूबर 1928 को पंजाब के लाहौर स्टेशन पर पहुंचता है। यहां अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने जनता के साथ मिलकर के कमीशन का विरोध किया था। इन नेताओं में लाला लाजपत राय, डॉक्टर सत्यपाल और हरियाणा के निवासी विशेष रूप से लाला दुनीचंद और अब्दुल रहमान शामिल थे। इन नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया, काले झंडे दिखाए और साइमन वापिस जाओ के नारे लगाए। लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, विरोध किया और अंग्रेज इसके कारण क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के उन्होंने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज के आदेश दे दिए और इस लाठी चार्ज में अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को लाठियों से घायल कर दिया। और घायल होने के बाद लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ा हुआ लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में अंतिम कील साबित होगा। लाठियों से चोट बहुत ज़्यादा लग चुकी थी लाला जी को, इसलिए 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो गई। और यही घटना ने पूरे देश में आग लगा दी। जनता क्रोधित हो गई और लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए ही भगत सिंह और उसके साथियों ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। इस प्रकार से हरियाणा की राजनीति और हरियाणा की जनता भी प्रभावित होती है और यहाँ भी एक वातावरण तैयार हो रहा है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। रोहतक में मार्च 1929 में एक सभा आयोजित की जाती है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सत्यपाल ने की थी और इस सभा में पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता शामिल हुए थे। इस घटना ने हरियाणा में एक बार फिर से कांग्रेस मजबूत होने लगी थी और कांग्रेस की यही मजबूती सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बनी थी। एक तरफ कांग्रेस मजबूत हो रही थी, दूसरी तरफ हरियाणा की जनता नाराज हो रही थी। लाला जी की मृत्यु का देश बदला लेना चाहता था और इसी मृत्यु का प्रभाव हरियाणा पर पड़ा था। इस घटना के कारण युवा वर्ग और हरियाणा की जनता बहुत नाराज हो गई थी, जिसके कारण वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए थे। अगला कारण है नेहरू रिपोर्ट। देखिए, मैंने अभी बताया कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घट रही है और अंग्रेजों का जो रवैया है, जो निर्णय है, उसके कारण साइमन कमीशन का माहौल तैयार हो रहा है। हुआ ये था कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन ने अपना कार्य पूरा किया और ब्रिटिश संसद को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। उस समय भारत सचिव ब्रेकनहेड ने भारतीयों के सामने एक चुनौती रखी कि वह अपनी सरकार की रट तो लगाते रहते हैं, परंतु सारे मिलकर, भारतीय मिलकर अपनी सरकार की रूपरेखा नहीं बना सकते। यदि सारे मिलकर एक मांग रखेंगे तो ब्रिटिश सरकार उसे मान लेगी। और कांग्रेस ने इसे चुनौती समझा और जल्दी एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। दिल्ली के सम्मेलन में 19 मई 1927 को पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसको यह कार्य दिया गया कि भारत के लिए एक संविधान बनाए, क्योंकि
ब्रेकनहेड तत्कालीन भारत सचिव एक चुनौती दे चुके थे। इसी रिपोर्ट को इतिहास में नेहरू रिपोर्ट या नेहरू समिति कहा जाता है। इस समिति में कई अन्य सदस्य भी थे, जैसे सर तेज बहादुर सप्रू है, अली इमाम है, श्री मणे है, सैयद कुरैशी है, सुभाष चंद्र बोस और GR प्रधान। नेहरू समिति ने यह रिपोर्ट 1928 में कलकत्ता के हुए सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई, अधिराज्य की मांग की गई। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों को अस्वीकार कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया और उसके स्थान पर जहां पर मुसलमान अल्पमत में थे वहां पर केंद्र तथा प्रांतीय परिषदों में स्थान आरक्षित किए गए। जिन प्रांतों में मुस्लिम बहुमत में थे वहां पर आरक्षण नहीं रखा गया। रिपोर्ट में वयस्क मताधिकार, महिलाओं को समान अधिकार और धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया गया। परंतु इस समय नेहरू रिपोर्ट को लेकर के जिन्ना विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि मुस्लिम वर्ग के लिए 14 सूत्रीय मांगे ही सही है, उन्हीं से मुस्लिम का विकास होगा, और वो अलग हो जाते हैं, इस रिपोर्ट को नहीं मानते। और एक बात और देखने को आती है कि इस समय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भी नेहरू रिपोर्ट के प्रस्तावों को लेकर के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि इसमें पूर्ण आज़ादी की कोई बात नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू इसमें पूर्ण स्वायत्तता की मांग पर अड़े हुए हैं। एक मतभेद पैदा हो जाता है। महात्मा गांधी ने भी कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया और उन्होंने बीच बचाव किया, नेहरू रिपोर्ट की स्वीकृति देने संबंधी प्रस्ताव पेश किया, परंतु नेहरू और सुभाष ने रिपोर्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर जोरदार बहस हुई। अंत में फिर इस पर मतदान हुआ और मतदान में संशोधन 973 मतों के मुकाबले 1350 मतों से रद्द कर दिया गया, अर्थात संशोधन नहीं होगा। परंतु गांधी ने ये कहा बीच का रास्ता अपनाते हुए कि ठीक है, हम 31 दिसंबर 1929 तक का समय अंग्रेज़ों को देते हैं, अगर वो नहीं मानते हैं तो कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को घोषित करेगी और इसके लिए ही एक आंदोलन चलाएगी। तो इस प्रकार से नेहरू रिपोर्ट जो है तथा कलकत्ता अधिवेशन ये एक परिस्थिति है सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले की। अगला हम जिस घटना का वर्णन करेंगे वो है लाहौर अधिवेशन तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। देखिए, अंग्रेज सरकार को नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए गांधी जी ने 1 वर्ष का समय दिया था, परंतु अंग्रेजी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए पंजाब की राजधानी लाहौर में दिसंबर 1929 ईस्वी में रावी नदी के किनारे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया और उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए बड़े दांव लगाने पड़ते हैं, बड़े खतरों का सामना करना पड़ता है, अतः कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात 12 बजे भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया और तिरंगा लहराया गया। और इस समय यह भी निर्णय लिया गया कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, लेकिन फिर भी ये बात समझने की है, पहली बार 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आता है। इसी अधिवेशन में हरियाणा के नेताओं ने भी भाग लिया, जिसमें पंडित श्री राम, लाला श्यामलाल, कैप्टन बाली आदि प्रमुख थे। लाहौर अधिवेशन में पास किए गए प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 का दिन भारत के अन्य प्रांतों की तरह हरियाणा में भी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। हरियाणा के लगभग सभी गांव व शहरों में यह आयोजित किया गया। सोनीपत, करनाल, रोहतक, झज्जर, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, जगाधरी, थानेसर आदि जगह पर इस प्रकार का सेलिब्रेशन हुआ। विशाल जुलूसों ने इस प्रकार का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस प्रकार से एक वातावरण हरियाणा में और भारत में आंदोलन के लिए तैयार हो रहा है। आगे है लॉर्ड इरविन तथा गांधी की शर्तें मानने से इनकार। देखिए, गांधी जी की ऐसी सोच थी, इस समय विचारधारा थी कि कोई भी कार्य करने से पहले शत्रु को चेतावनी देनी चाहिए। वो चेतावनी देने के पक्ष में थे, तो आंदोलन छेड़ने से पहले एक बार सरकार को चेतावनी देना चाहते थे। आंदोलन का वातावरण तैयार हो चुका था। उन्होंने लॉर्ड इरविन को एक चिट्ठी भेजी जिसमें सविनय अवज्ञा का उद्देश्य स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा कि सविनय अवज्ञा शुरू करने से और जिस जोखिम उठाने के लिए मैं इतने सालों से सदा हिचकिचाता रहा हूं, उसे उठाने से पहले मुझे आप तक पहुंचकर कोई मार्ग निकालने का प्रयत्न करने में प्रसन्नता है।
उन्होंने सारी योजना अपनी वायसराय को बता दी, लॉर्ड इरविन को। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार की संगठित हिंसा को शुद्ध अहिंसा ही रोक सकती है और यह अहिंसा सविनय अवज्ञा के रूप में प्रकट होगी। आरंभ में इसमें आश्रमवासी भाग लेंगे, परंतु बाद में इसकी मर्यादाओं को समझकर जो चाहेंगे वे सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। परंतु गांधी की चेतावनी का कोई प्रभाव लॉर्ड इरविन पर नहीं पड़ा। लॉर्ड इरविन ने कहा, गांधी जी ऐसा काम करने वाले हैं जिसे निश्चित रूप से कानून और सार्वजनिक शांति भंग होगी। और गांधी जी का उत्तर था कि मैंने रोटी मांगी थी लेकिन मिला पत्थर। अंग्रेज जाति सिर्फ शक्ति का ही लोहा मानती है, इसलिए मुझे वायसराय के उत्तर पर कोई आश्चर्य नहीं है। हमारे राष्ट्र के भाग्य में तो जेल खाने की शांति ही एकमात्र शांति है। इसके तुरंत बाद 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा आरंभ कर दी। इस यात्रा का आरंभ में तो मजाक उड़ाया गया, बाद में इसको ध्यान से देखा जाने लगा और अंत में उसी की प्रशंसा की गई। नगर तो डरते रहे, केसी यादव जी लिखते हैं, परंतु गांव महामानव के पीछे हो लिए। सीधे साधे लोगों का गांधी जी के अचूक निर्णय पर विश्वास था। उसका नमक सत्याग्रह किसी सुरक्षित भंडार या अनंत महासागर की लूट का धावा नहीं था। यह अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ 33 करोड़ भारतीयों के विद्रोह का परिचायक मात्र था। सारे विश्व की आंखें गांधी पर लगी हुई थी। कई डॉक्टरों ने तो यह तक कह दिया था गांधी जी इतने सफर से टूट जाएंगे, पर उन्होंने उनकी अपार शक्ति का अंदाजा 24वें दिन पता लगा और गांधी ने कहा कि पृथ्वी पर कौन शक्ति भारतवासियों को स्वराज्य लेने से रोक सकती है। यदि ऐसी शक्ति होगी तो मैं उसे देख लूँगा, या तो जो चाहिए वह लेकर लौटूंगा या मेरी लाश समुद्र पर तैरती मिलेगी। 5 अप्रैल को गांधी जी डांडी पहुंच गए, रात को व्रत रखा और प्रार्थना की। दूसरे दिन सुबह 6 अप्रैल को थोड़ी देर बाद उन्होंने समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और देशवासियों को संदेश भेजा कि नमक कानून विधिवत रूप से भंग हो गया है। अब जो कोई सजा भुगतने को तैयार हो वह जहां चाहे और जब सुविधा देखे नमक बना सकता है। मेरी सलाह है कि सब जगह कार्यकर्ता नमक बनाएं, जहां उन्हें शुद्ध नमक तैयार करना आता हो वहां उसे काम में भी लाएं और ग्रामवासियों को भी सिखा दें, परंतु उन्हें यह अवश्य जता दें कि कानून छिपकर नहीं खुल्लम खुला भंग करना है। इस प्रकार से एक आंदोलन इस घटना के बाद आरंभ हो जाता है। 9 अप्रैल 1930 को लोगों को निर्देश दिए गए जिसमें आंदोलन के कार्यक्रम निर्धारित किए गए और ये स्पष्ट किया गया कि हमारा रास्ता पहले ही हमारे लिए निश्चित किया जा चुका है। हर गांव को चाहिए कि वह गैर कानूनी नमक तैयार करे। बहनों को चाहिए कि वे शराब की दुकानों, अफीम व ठेकों और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दें। घर में बूढ़ों और नौजवानों को चाहिए कि वे तकली और चरखा काटे, रोज़ बुना सूत इकट्ठा करें। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जानी चाहिए। हिंदुओं को छुआछूत से दूर रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई सबको आपस में मिलकर के आंदोलन चलाना चाहिए। छात्रों को सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे अपनी नौकरियों से इस्तीफा देकर जनता की सेवा में लग जाएं और तब हम देखेंगे कि पूर्ण स्वराज्य हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस प्रकार से विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित करके देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया और उसी दिन हरियाणा में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया। इस प्रकार से विभिन्न परिस्थितियों के कारण, ब्रिटिश सरकार के व्यवहार के कारण और जनता के क्रांतिकारी विचारों के कारण, नाराजगी के कारण, ब्रिटिश सरकार के भेदभावपूर्ण नीति के कारण इस प्रकार से हरियाणा व भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो जाता है।